आइए आज हम देखते हैं सेक्शन 7 CGST एक्ट में क्या कहता है। तो इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 यदि चैप्टर को नज़र दें तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, टॉपिक है, सेक्शंस हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी आने के बाद जो डिस्कशन हुआ है सबसे ज़्यादा टॉपिक इसी पे डिस्कशन होता था, सेक्शन 7 सप्लाई के ऊपर। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सीधा सीधा लाइन दिया हुआ है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमारे साथ इनको जो एक्ट में मेंशन है उनको देखना है आपको कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 क्या कहता है। फिर जब हम आगे आते हैं तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी। ऐसे ही सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए एंड क्लॉज बी है। ऐसे ही सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, क्लॉज बी है। तो इन सबको 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं। फिर हमारा सप्लाई जो सेक्शन 7 में दिया हुआ है, हमने 2 पीपीटी में रखा हुआ है अलग अलग से। एक पीपीटी हमारे पास ये है, दूसरा पीपीटी ये है। पहले इनको समझ लेते हैं क्या है। यहाँ किया, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स, वर्ड है सप्लाई का, मतलब सप्लाई होगा तो जीएसटी होगा। हम क्या करेंगे, एक पर्सन यहां से लेकर कोई सामान ए बी को दे देता है, ये ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां, या सेल कर रहे हैं, या फिर जो भी रीज़न हो, जो भी आपका इवेंट हो, ए से बी गया, इनका जीएसटी नंबर अलग है या इनका जीएसटी नंबर अलग है, ये डिफिनेशन के अंदर कवर हो गया, इसको हम सप्लाई बोलेंगे। तो हमें देखना होता है कि सप्लाई जो है वो है सेक्शन 7 के अंदर या नहीं है, और सप्लाई है तो क्या है। तो जैसा हम देखते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर सप्लाई के बारे में बात कर रहा है। क्लॉज ए पे आते हैं। क्लॉज ए में क्या हुआ, आप ए से बी को सामान ट्रांसफर कर रहे हो तो जितने वर्ड्स हो सकते हैं सबको यहां कंसीडर कर लिया गया और बोला ये वर्ड्स हैं तो सप्लाई है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज दोनों के बारे में बात करता है, और बोथ सच एज, या तो सेल हो या ट्रांसफर हो या बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, लीज हो, डिस्पोजल हो, मेड और एग्री टू मेड फॉर ए कंसिडरेशन, by a person in the course और further। सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जितने सारे वर्ड्स देख रहे हैं यहाँ, ये याद करना पड़ेगा आपको। डिक्शनरी में और भी वर्ड होते हैं तो एक्ट बनाने वाले उनको भी कंसीडर कर लेता। यहाँ दिखा रहा है कि यदि आप एक जगह से दूसरी जगह सामान को कंसिडरेशन के साथ देते हैं तो उनको हम सप्लाई बोलेंगे। कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ पैसे को लेना, चाहे पैसा ही नहीं, मनी के रूप में भी। बार्टर क्या होता है, हम शर्ट दे रहे हैं उसके बदले टी शर्ट ले रहे हैं, तो ये हमारा एक एक्सचेंज हो गया, बार्टर हो गया। तो कोई भी वर्ड्स इसके अंदर आएगा, इंटेंशन यही था कि कोई वर्ड को आप गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करके यहां से निकल जाओ। इसलिए मैक्सिमम वर्ड जितना मिला डिक्शनरी में सबको यहाँ डाल दिया गया। यदि इनको छोड़कर कुछ और भी वर्ड्स होते हैं
ताकि आप उसके डिफिनेशन के अंदर कवर्ड हो जाओ, तो यहाँ पे रखे जाते हैं। तो ये सभी वर्ड को रखा गया और बोला कि ये सप्लाई होगा यदि आप इस तरह के एक्टिविटी करते हैं। ज़्यादा वर्ड नहीं है, 8 वर्ड है। सेल्स, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। आप कुछ डिस्पोज ऑफ भी करते हो तो सप्लाई होगा और जीएसटी लगेगा। एसी पुराना हो गया, बेचना है, कूड़े वाले को बेचना है, डिस्पोज करना है, 2000 में जाएगा, 200 में जाएगा, फिर भी आप जीएसटी लगाकर ही बेचोगे। तो डिस्पोजल वर्ड जो है वो सप्लाई के डिफिनेशन में कवर्ड है। तो सेक्शन 7 में क्लियरली बोला गया, यदि ये क्लॉज ए की बात कर रहा हूं, कि यदि ये है तो इनको आप क्या मानोगे, सप्लाई मान लोगे। बी पॉइंट बोला, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस कोर्स ऑफ बिजनेस। यदि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो सप्लाई है। फिर सी में बोला यदि शेड्यूल 1 में है तो सप्लाई है, और डी में बोला यदि शेड्यूल 2 में है तो सप्लाई है। सप्लाई के लिए 1 में भी देख लेंगे शेड्यूल 1 में क्या क्या है। यदि कोई शेड्यूल 1 के अंदर है तो वो सप्लाई है, कोई शेड्यूल 2 के अंदर है तो वो भी सप्लाई है। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर बस यही बोला गया कौन सा सप्लाई है। ये 4 क्लॉज में डिफाइन हो जाता है कि इनको हम सप्लाई बोलेंगे। अब देखते हैं हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। ये सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में बस 2 एक्टिविटी है, नॉट विद स्टैंडिंग एनी कंटेंट सबसेक्शन 1। सिंपल सा लाइन आपको रखना है कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कहता है कौन सा सप्लाई है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 कहता है कौन सा सप्लाई नहीं है। तो नहीं है में क्लॉज ए कहता है शेड्यूल 3 में जो लिखा हुआ है वो सप्लाई नहीं है। ऐसे ही सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि किसी तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी चाहेगी तो गवर्नमेंट से नोटिफाई करवा के, किसी को भी नोटिफाई करवा के आपको सप्लाई नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रेंज से बाहर कर सकती है। एक पावर की बात कर रहे हैं कि किसी तरह का एक्टिविटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ये जो है ये नोटिफाइड करवा देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से जीएसटी काउंसिल के अंदर, और इनको सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज से बाहर कर देंगे। तो 1 में क्या है, जो एक्टिविटी इन्वॉल्व है शेड्यूल 3 में वो सप्लाई नहीं है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के पास पावर आ गया कि किसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई करके वो बाहर दिखा सकता है। यही है दोस्त। जब हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसको वो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, किसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। आपको लगता है ये जो है सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो उनको डिफाइन कर दिया। वो आपको बताएंगे जहां आप कंफ्यूज हैं, जहां आप निकाल नहीं पा रहे हैं, वो नोटिफिकेशन द्वारा गवर्नमेंट निकालेगा। ये जो एक्टिविटी है वो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर जाना चाहिए, ये एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर जाना चाहिए। तो ये सबसेक्शन 3 में है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 के अंदर में। तो आप सेक्शन 7 को देखेंगे तो इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, सेक्शन 7 कवर करने के लिए आपको शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 ये तीनों ही शेड्यूल पढ़ने की जरूरत है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 ये दोनों ही कवर करता है सबसेक्शन 1 के अंदर। और शेड्यूल 3 जो है, जो सप्लाई नहीं है,
वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 शेड्यूल क्लॉज ए के अंदर शेड्यूल 3 कवर करता है। तो शेड्यूल 1 क्या है, 5 मार्क्स क्वेश्चन। शेड्यूल 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। शेड्यूल 3 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो जो शेड्यूल, तीनों शेड्यूल है वो इम्पोर्टेंट है। तो शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, शेड्यूल 3 क्या है, ये हम आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन उनको छोड़ दे, उसके बाद देखें सप्लाई क्या है, तो केवल सेक्शन 7 जो है वो सप्लाई है। ये 8 नेम दिया गया है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब कंसिडरेशन के साथ सप्लाई है। ऐसे ही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है सप्लाई है। मेनली 2 है, उसके बाद तो सी क्लॉज जो है वो शेड्यूल 1 के बारे में बात करता है। तो आइए कुछ और भी देख लेते हैं जो इन्हीं से रिलेटेड है। यहाँ डिफाइन कर दिया, उसी वर्ड को हमने लिखा हुआ है कि अलग अलग सेल है, ट्रांसफर है, बार्टर है, एक्सचेंज है, लाइसेंस है, रेंटल है, लीज है, डिस्पोजल है। उन्हीं के बारे में क्या गुड्स है, क्या सर्विसेज है, इनको डिफाइन कर दिया कि गुड्स किसको बोलोगे, सर्विसेज किसको बोलोगे, कौन से गुड्स के डिफिनीशन में आ जाएगा, कौन से सर्विसेज के डिफिनीशन में आएगा। लेकिन आप माइंडसेट करना, जो गुड्स और सर्विसेज है वो दोनों पे ही जीएसटी अप्लीकेबल है, इसलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं इनको। तो इनको कंसीडर करते हुए चलना है आपको। यहाँ गुड्स का क्या मतलब है, सर्विसेज का क्या मतलब है, ये सेक्शन 7 का पार्ट नहीं है। हम अलग से जब वर्ड को डिफाइन करेंगे तब देखेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा गुड्स है, कौन सा सर्विसेज है। जो बोला गया कि टोटल 8 वर्ड्स हैं, ऐसे ही सेल के बारे में, जो सेल होता क्या है, सबको पता है सेल क्या होता है, कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price। इसको हम सेल कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग वर्ड, ट्रांसफर किसको कहते हैं, बार्टर किसको कहते हैं, एक्सचेंज किसको कहते हैं, और लाइसेंस किसको कहते हैं, डिस्पोजल किसको कहते हैं, रेंटल किसको कहते हैं, लीज किसको कहते हैं। तो लीज पे भी कुछ दे रहे हैं तो वो सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। अब तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी, रेंट पे भी जीएसटी लगाना स्टार्ट हो चुका है। तो यही सब हमें वर्ड देखना है। बस इस वर्ड को हमने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि इस वर्ड का मतलब ये होता है। हमें इतना डीप में नहीं जाना है। आप एग्जाम में लिखेंगे तो केवल 8 वर्ड्स लिखेंगे जो कि एक्ट में मतलब, ये बस समझाने के लिए है कि लाइसेंस का मतलब क्या है, कि ए परमिशन ग्रांटेड बाय द competent authority to engage in a business or occupation or in an activity otherwise। तो ये लाइसेंस के डिफिनेशन उठाकर डाला हुआ है। तो इस सब के अंदर आपको नहीं घुसना है, आपको बस देखना है कि हमें लिखना क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर वो डायरेक्टली हमारे नोट से, आप प्रैक्टिस नोट से आप देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया और उसमें आंसर क्या लिखना है। आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ये जब हम सेमिनार लेते हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर, कंपनी के अंदर, तो वहाँ उल्टे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। वो 25 क्वेश्चन पूछेंगे डिस्पोजल के ऊपर, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये रखा हुआ है, ताकि आपको भी दिखा सकें कि ये चीज़ एक पीपीटी में एक्सप्लेन किया जा सकता है। इनको आपको डायरेक्टली वही फॉर्मेटिंग लेना है जो पहले बताया गया। ऐसे ही कंसिडरेशन क्या क्या मतलब है, कि कंसिडरेशन कैन बी इन मनी और इन काइंड। कंसिडरेशन कैसे हो सकता है, ये होता है डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। लेकिन उनके चक्कर में नहीं जाना है आपको। कभी नहीं पूछेगा आपसे कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। फिर भी यदि नॉलेज के लिए होता है तो हम इनको पुट कर रखे हैं कि आप इस हिसाब से इसको देख सकते हैं। इट कवर्ड एनीथिंग विच माइट बी पॉसिबल डन गिवन और मेड इन एक्सचेंज फॉर द समथिंग एल्स। इस तरह का डिफाइन कर रखा है कि कंसिडरेशन में हम इनको कवर करेंगे।
एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडरेशन एज कंसिडरेशन। कोई सब्सिडी मिलता है तो उसको हम कंसिडरेशन का पार्ट नहीं मानते हैं यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है तो। ऐसे ही इसको भी रखा गया है। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के बाद को अलग वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है कि किसको हम इसको बोलेंगे। तो ये सब आपके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? सेक्शन 7 और 2 पेज में है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। रिवाइज कर लेते हैं इसको। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में 4 क्लॉज है, क्लॉज ए, बी, सी, डी, और चारों क्लॉज यही कहता है कि ये सप्लाई है। क्या सप्लाई है? क्लॉज ए क्या कहता है? 8 नेम दे दिए गए, सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, डिस्पोजल, लीज, ये सब 8 वर्ड हैं। ये हैं कंसिडरेशन के साथ है सप्लाई है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यदि है कंसिडरेशन के साथ सप्लाई है। जो शेड्यूल 1 में है सप्लाई है, जो शेड्यूल 2 में है सप्लाई है। क्लॉज ए, बी, सी, डी 4 कंप्लीट हो गया। सबसेक्शन 2 क्या सप्लाई नहीं है? तो जो शेड्यूल 3 में है वो सप्लाई नहीं है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई से बाहर कर सकती है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जहां आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं वहां गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बताएंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स ये है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज ये है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। तो यही सेक्शन को हम बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के डिटेल्स में जाने से कोई फायदा नहीं है। केवल इसी 2 पीपीटी को देखकर कम से कम नहीं कुछ तो 15 घंटा का सेमिनार लिया जा सकता है एक एक कंटेंट के ऊपर, लेकिन उतना डिटेल्स जाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ सिंपल एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इनके बेस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा और उसका आंसर क्या देना है वो नोट्स में हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं हम, यहां एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस कोर्स ऑफ बिजनेस। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, क्लॉज बी के बारे में अलग अलग डिटेल्स दिया हुआ है कि आप इस टर्म को इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज को एक्सप्लेन कर दो। तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन shall be treated as supply whether or not course or furtherance course of business। यही 3 लाइन, इसी लाइन को हमने तोड़ के रखा हुआ है 3 लाइन। अब कंसिडरेशन इज मैंडेटरी, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। तो अलग अलग टर्म में हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो केवल एक लाइन का है जो कि सेक्शन 7 सबसेक्शन बी में दिया हुआ है। तो आपको इतना डिटेल्स में नहीं जाना, आपको सिंपल एक लाइन लिखना है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। कंप्लीट है लाइन। तो जस्ट आपको यही चीज बता रहा हूं कि प्रेजेंटेशन के टाइम में हम इन पे 25 एग्जाम्पल देते हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर, तो वो काम नहीं करना है आपको। सॉलिड पॉइंट 1 by 1 करके देखते चलेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है और एग्जाम ओरिएंटेड मार्क्स आपके उसी टाइम ज़्यादा आएंगे जब टू द पॉइंट लिखा जाएगा, टू द पॉइंट बताया जाएगा। तो अभी जो डिस्कस कर रहे थे हम वो सेक्शन 7 के अंदर कर रहे थे। आप यहां से शेड्यूल 1 है, तो एक बार और फाइनली लास्टली हम सेक्शन 7 का मतलब सप्लाई है। सेक्शन 7 में सबसेक्शन 1 में क्या सप्लाई है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्या सप्लाई नहीं है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3
गवर्नमेंट के पास पावर है, जहां आप कंफ्यूज हैं वहां गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा आपको बता सकता है कि कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सा सर्विसेज नहीं है, और कौन सा सर्विसेज है और कौन सा गुड्स नहीं है। ये सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। सेक्शन 7(1), सेक्शन 7(2), 1 में लिखा हुआ है क्या सप्लाई है। 4 क्लॉज है। क्लॉज ए में 8 नेम दे दिया गया, सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, डिस्पोजल, ये सब सप्लाई है, कंसिडरेशन के साथ होना चाहिए। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज सप्लाई है, बी में लिखा गया, लेकिन कंसिडरेशन के साथ होना चाहिए। सी में बोला शेड्यूल 1 में जो है वो सप्लाई है, और डी में बोला शेड्यूल 2 में जो है वो सप्लाई है। ऐसे ही सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में क्या लिखा गया है, कौन सा सप्लाई नहीं है। क्लॉज ए जो 3 में है, शेड्यूल 3 में है, वो सप्लाई नहीं है। शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 हो गया। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 और क्लॉज बी, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के पास पावर है कि किसी चीज को नोटिफाई कर सकता है कि कौन सा गुड्स और कौन सा सर्विसेज सप्लाई के बाहर है, नोटिफिकेशन द्वारा वो बता सकता है। तो सेक्शन 7 बहुत इजी है, यदि उसको आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो आराम से आपको तैयार किया जा सकता है। तो आप सेक्शन 7 को पहले जो एक्ट में मेंशन है उसी के हिसाब से तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मैं खुद इसके ऊपर कम से कम 20 सेमिनार ले चुका हूँ सप्लाई के ऊपर। कोई ऐसा स्पीकर नहीं होगा, फैकल्टी नहीं होगा जो इंडस्ट्री में जाता है, उसका मेन एक टाइम में होता था, सबसे हॉट टॉपिक सप्लाई होता था, और 3-3 घंटे का सेमिनार बस एक टॉपिक सप्लाई पे निकल जाता था। आपको एग्जाम में बेस्ट प्रेजेंटेशन करना है, कभी भी डिटेल्स नॉलेज में नहीं आएगा, वो हम आपको शेयर कर देंगे पीपीटी, बट उसका कोई फायदा नहीं है। आप टू द पॉइंट जो प्रैक्टिस नोट्स में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है आप उनको देखेंगे, और कोई भी डॉट निकलता है आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होकर क्वेश्चन का आंसर देंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आज हम देखते हैं सेक्शन 8 में कि ये सेक्शन 8 जो है इसके अंदर क्या प्रोविज़न है, उनके बारे में देखते हैं। सेक्शन 8 CGST एक्ट का, और यहाँ 2 वर्ड को अलग अलग डिफाइन किया गया है, मीनिंग बताया गया है। एक है कंपोजिट सप्लाई और दूसरा है मिक्स सप्लाई। कि कंपोजिट सप्लाई क्या होता है और मिक्स सप्लाई क्या होता है, उनके बारे में बताया गया। तो हम दोनों को जब भी आप एग्ज़ाम में लिखते हो दोनों का डिफरेंसेस, तो इस तरह से आप फॉर्मेट बना लेना, और फॉर्मेट बनाने के बाद यहाँ लिख देना आप बेसिस, कि किस बेस पे आप डिफाइन कर रहे हो। एक तरफ लिख देना आप कंपोजिट सप्लाई, और दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं मिक्स सप्लाई। सबसे पहले मीनिंग बताना कि दोनों का क्या मीनिंग है, उसके बाद आप एग्जाम्पल भी बता सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि इसमें टैक्स का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, किस तरह से टैक्स लगाया जाता है। तो कंपोजिट सप्लाई होता है, दोनों ही, एक से ज़्यादा सप्लाई को हम कंपोजिट या मिक्स सप्लाई कहते हैं। जहाँ सिंगल सप्लाई नहीं होके एक से ज़्यादा सप्लाई है उसको या तो कंपोजिट बोलेंगे या मिक्स बोलेंगे। मान के चलो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से बुकिंग करवाते हो, ट्रेन में अब 24 घंटे का सफ़र है, तो उसमें खाना भी मिल जाता है, पानी भी मिलता है, अलग अलग फैसिलिटी आपको मिल सकते हैं। ट्रेन का कॉस्टिंग अलग है। तो एक होगा प्रिंसिपल सप्लाई कि हमें सफ़र करना है एक जगह से दूसरे जगह, और दूसरा होता है कि उनके साथ में आप सफ़र करना है, आपको 24 घंटे तो पानी चाहिए ही चाहिए, बिना पानी का आप 24 घंटे नहीं रह सकते। अलग बात है कि यदि आप कोई भी सप्लाई वहाँ लेते हो, खरीदते हो, हम साथ लेके जा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आप परचेज़ करते हो तो उनको एक
सप्लाई नहीं हो, एक तो हो गया सफ़र का सप्लाई और दूसरा हो गया पानी का, खाने का सप्लाई। यदि खरीदते हैं तो वो आपके सप्लाई के अंदर कवर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम कि प्रिंसिपल कौन सा है और उनके साथ वाले कौन से हैं, कि नेचुरली बंडल है या नहीं है। नेचुरली बंडल कब बोलेंगे? जब मिलता जुलता होगा, एक जैसा लगेगा। दूसरा होगा मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में यदि नेचुरली बंडल्ड है तो कंपोजिट सप्लाई है। एक एग्जांपल भी दे देंगे। और इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है टैक्स का 18%, और मान लो वाटर है या कोई और भी फूड है उनका रेट है 5%, कोई और भी आइटम है XYZ उनका रेट है 28%। तो यहाँ केवल प्रिंसिपल के रेट सबका कॉस्ट को ऐड करके प्रिंसिपल का रेट हम लगा देते हैं। किस में? कंपोजिट सप्लाई में। मिक्स सप्लाई में क्या करते हैं कि ऐसे ही 3-4 सर्विसेज है XYZ PQR, यहाँ 5% है, यहाँ 12% है, यहाँ 18% है। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ 500 है, यहाँ 2000 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 600 है, 28% रेट है। अलग अलग आइटम है, अलग अलग। जहाँ नेचुरली बंडल्ड नहीं किया जा सकता, जैसे दिवाली गिफ्ट हो गया, वहाँ बहुत सारे आइटम्स होता है और टैक्स रेट अलग अलग होता है। तो जहाँ मिक्स सप्लाई के डिफिनीशन में आ जाएगा तो वहाँ हाईएस्ट रेट लगेगा। तो हाईएस्ट रेट क्या है? 28%। मतलब सभी को हम एक साथ ऐड कर लेंगे और उसके ऊपर 28% लगा देंगे। तो मिक्स सप्लाई क्या होगा? चाहे कंपोजिट सप्लाई हो या मिक्स सप्लाई हो, दोनों जगह सप्लाई एक से ज़्यादा होगा। एक जगह नेचुरली बंडल होगा, एक जगह नेचुरली बंडल नहीं होगा। जैसे हम सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ नेचुरली बंडल देखते हैं। और कैसा टैक्स का ट्रीटमेंट होगा? तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसी का रेट सब पे लग जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? नेचुरल बंडल नहीं है। दिवाली गिफ्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। और यहाँ कौन सा टैक्स लगेगा? जो हाईएस्ट रेट है टैक्स का, चाहे वो वैल्यू 600 क्यों नहीं है, लेकिन ये टोटल वैल्यू पे 28% टैक्स लग जाएगा। तो सेक्शन 8 में इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम देख लेते हैं कि प्रोविज़न में क्या लिखा हुआ है। जस्ट हम कंपोजिट सप्लाई के बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए, कंपोजिट सप्लाई के बारे में गया है 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा सप्लाई हो, और सर्विसेज भी हो सकता है, और बोथ विच आर नेचुरली बंडल्ड। किस में? कंपोजिट सप्लाई में। कि मिलता जुलता एक जैसा आना चाहिए। एंड सप्लाइड इन with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply। और ये भी ध्यान देना है, जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा वही लगाएगा। It means that the item are generally sold as a combination and cannot be separate। मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन का टिकट अलग होगा, और हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पानी आपको नहीं चाहिए, हम अलग नहीं कर सकते हैं। टैक्स रेट टू बी चार्ज शैल बी द रेट एज द अप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल सप्लाई। जो प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स का रेट है वही सभी पर अप्लीकेबल हो जाएगा। और यहीं हम एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट्स इज composite supply। Transport cannot done separately if there is no goods to supply, thus supply of goods is principal supply। और ऐसे ही हम देखते हैं मिक्स सप्लाई में क्या कहता है। मिक्स सप्लाई के अंदर है कि ये भी कॉम्बिनेशन है 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज का। तो चाहे कंपोजिट हो चाहे मिक्स हो, ये दोनों ही जहां एक से ज़्यादा सप्लाई है उनके लिए प्रोविज़न बना हुआ है।
बोथ मेन टुगेदर फॉर ए सिंगल प्राइस, सबको कंबाइन करके एक प्राइसिंग हम दे रहे हैं। Each of these items can be supplied separately and is not dependent on any other. Tax rate to be charged shall be the tax rate of the item which has the highest rate of tax. बस यहाँ ये देखना है कि जो मिक्स सप्लाई है, दिवाली गिफ्ट का एग्जांपल दिया था, वो हाईएस्ट रेट को लगेगा। और वहाँ क्या होगा, कंपोजिट में जो प्रिंसिपल रेट है उनके ऊपर वही रेट सबके ऊपर कंबाइंड रूप से लगेगा। यहाँ से एक एग्जांपल दे दिया, दिवाली गिफ्ट बॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ द स्वीट, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट जूस सप्लाई फॉर ए सिंगल प्राइस इज ए मिक्स सप्लाईज। ये एक एग्जांपल के रूप में दे देना। तो पॉइंट नंबर 2 ये है, ए मीनिंग यहाँ बताना है, एग्जाम्पल यहाँ देना है पॉइंट नंबर 2 वाले, और रेट कौन सा फिक्स होगा, हाईएस्ट रेट होगा, और वहाँ प्रिंसिपल। तो ये थर्ड पॉइंट। तो आप एक टेबल बनाकर आंसर दे सकते हो कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इसके ऊपर। तो जब आप हमारे प्रैक्टिस नोट पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली टेबल बनाकर दिया हुआ है कि आप कंपोजिट सप्लाई क्या है और मिक्स सप्लाई क्या है। ये क्या है, सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट। सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट केबल और केबल कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में बात करता है। थैंक यू। सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट, लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन किसी भी एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसको हम चार्जिंग सेक्शन भी कहते हैं। और जब आप चैप्टर 2 देखोगे कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST, तो एक चैप्टर का नेम एक सेक्शन के नेम पर है। उस चैप्टर में सेक्शन 7 भी है, सेक्शन 8 भी है, सेक्शन 9 भी है, सेक्शन 10 भी है, सेक्शन 11 भी है, लेकिन उस चैप्टर का नाम रखा गया है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST। तो लेवी का क्या मतलब होता है, चार्जिंग सेक्शन क्यों कहते हैं? तो चार्जिंग सेक्शन लेवी का मतलब होता है कि GST को इम्पोज करना, GST को लगाना और उसका असेसमेंट करना कि कितना होना चाहिए, GST की वैल्यू कितना निकलना चाहिए। और बाद में आता है 1-2 महीने के बाद, जब आप लगा दोगे GST कि इस बंदे के ऊपर GST 10,000 हुआ जी, तो बाद में किस तरह से कलेक्शन किया जाए उनके प्रोविज़न को बताना। तो एक जो प्रोसेस है कि GST इम्पोज करना, उसका असेसमेंट करना, बाद में कलेक्शन करना, तो ओवरऑल कॉम्बो को हम लोग कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। कि GST एक्ट के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन है जो डिफाइन करता है कि इसके अंदर कौन कौन से लोग आएंगे। तो इस सेक्शन में, सेक्शन 9 में बड़ा कुछ नहीं है। सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 4 है और सबसेक्शन 5 है। पहले हम इनको देख लेते हैं। 9(1) जो है ये कहता है नॉर्मल केस में कि यदि आप एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, यदि आप ए बी को सेल करता है तो 10,000 की वैल्यू का सेल किया, उसके ऊपर मान के चलो 18% GST लगाया और 10,000 प्लस GST 1800, टोटल 11,1800 एक कलेक्ट करेगा बी से और 1800 GST गवर्नमेंट के पास जमा करेगा। ये नॉर्मल केस है। तो इसको हम फॉरवर्ड चार्ज भी कहते हैं, फॉरवर्ड सप्लाई भी कहते हैं कि ये बी को सेल किया है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उसके ऊपर कलेक्शन किया गया है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगाया यदि इंट्रा स्टेट सेल हुआ। इंट्रा स्टेट मतलब क्या, एक ही स्टेट, विद इन द स्टेट, दिल्ली में है तो दिल्ली में सेल कर रहा है, तो CGST का जो कॉन्सेप्ट है वो 20% से ज़्यादा नहीं होगा। इसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इसके अंदर।
और एक को छोड़ भी दिया कि एक को हम सप्लाई नहीं मानेंगे। चार्जिंग सेक्शन में सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में बोला कि एक को नहीं मानेंगे यदि वो अल्कोहलिक लीकर होगा फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब उसको हम जीएसटी के प्रोविजन में यहां पे फिलहाल नहीं कंसीडर करेंगे। तो आइए सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 को पढ़ते हैं। क्या है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 2 देयर शैल बी levied a tax called the CGST on the all intra-state supply goods or services or board except supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15। जीएसटी के अंदर जो भी वैल्यूएशन होता है, वैल्यू निकाला जाता है, कितना वैल्यू होता है, तो सेक्शन 15 के अंदर निकाला गया है। कहता है जो भी वैल्यू डिटरमाइन होगा उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। जो रेट है वो 20% से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 20 और 20, सीजीएसटी 20 और एसजीएसटी 20, 40% से कोई भी जीएसटी का रेट कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है। As may be notified by the government on the recommendation of the council, GST council की बात किया है, and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person। तो नॉर्मल यही लाइन है जो आपको बताया गया कि ये सिंपल ऑर्डिनरी नॉर्मल सेल के बारे में है कि हम यदि ए बी को सेल कर रहा है तो ख्याल रखेंगे कि सेम स्टेट के अंदर होगा तो 20% सीजीएसटी से ज़्यादा नहीं लगेगा और एक आइटम को छोड़ देना है, उसको सप्लाई कंसीडर्ड नहीं करना है, सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये सबसेक्शन 1 कहता है किसका, लेवी एंड कलेक्शन का, चार्जिंग सेक्शन का। अब आइए हम सबसेक्शन 2 पे चलते हैं। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इनको देखते हैं। सबसेक्शन 2 के अंदर जो हमारे पास बहुत हल्ला होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेचुरल गैसेस है, इन सब के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं है, तो यही चार्जिंग सेक्शन में सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में इनके बारे में बात किया गया है। अल्कोहलिक आइटम पे क्यों नहीं है, वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में उनको दायरे से बाहर कर दिया। अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में पेट्रोलियम से रिलेटेड, डीजल से रिलेटेड, हाई स्पीड डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनके ऊपर नहीं है। तो आइए लाइन हम देखते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने क्या लिख रखा है एक्ट के अंदर कि द सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट, जिसको हम कॉमनली नॉन एज पेट्रोल कहते हैं, नेचुरल गैस है, इन सब के ऊपर जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, उसके बाद से लगाया जाएगा। तो जब तक नोटिफाई नहीं करता है, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई नहीं किया जाता है, तब तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड, डीजल से रिलेटेड, नेचुरल गैस के ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा। कौन कह रहा है, चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा गया है। अब बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स चार्ज का। रिवर्स चार्ज क्या होता है, जनरली आप सेल करोगे किसी और से तो 10,000 का सेल करोगे, 10,000 सेल पे आप जीएसटी 18% कलेक्ट कर रहे हो, 1800 रुपीज़ चार्ज कर रहे हो और उनसे चार्ज ले रहे हो टोटल 11,800। उसमें से आपकी लायबिलिटी बनता है, गवर्नमेंट को दे दोगे यदि आप ए हो तो, कलेक्शन किया है तो, सप्लायर हो तो आपकी ड्यूटी बनती है, टैक्स का पेमेंट आप करोगे 1800 को गवर्नमेंट को, जैसा भी डेट बताया गया है उस डेट के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट ने काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद नोटिफाई कर रखा है
कि ये कैटेगरी के गुड्स हैं जो रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होगा, ये कैटेगरी के सर्विसेज हैं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होगा। जब हम रिवर्स चार्ज को डिटेल में पढ़ेंगे वहां देख लेंगे कौन कौन से गुड्स हैं और कौन कौन से सर्विसेज हैं जो रिवर्स चार्ज के अंदर कवर किए गए हैं। लेकिन वहां टैक्स लायबिलिटी जो पे करने की लायबिलिटी है वो सप्लायर की नहीं है, वहां रिसिपेंट की है, जो रिसीव कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को। उनको कहा जा रहा है कि केवल आप सप्लायर को 10,000 दो, जो 1800 रुपीज एक्स्ट्रा जीएसटी का दे रहे हो वो सप्लायर को नहीं देकर डायरेक्टली गवर्नमेंट को दो अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 जो है ये किसके लिए है? रिवर्स चार्ज के लिए है, रिवर्स चार्ज बेसिस के लिए है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि इस प्रोविजन को गवर्नमेंट ने क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है। एक्ट का लैंग्वेज देखते हैं। हम लोग जो देख रहे हैं अभी ये सीजीएसटी एक्ट है और अपडेटेड है, 1 जनवरी 2022 का गवर्नमेंट का निकाला हुआ है। तो जितने अमेंडमेंट हो गए ये अमेंडेड है, तो इसके लैंग्वेज को आप पकड़ेंगे तो सबसे ज्यादा सही रहेगा, इसलिए मैं आपके सामने इनको रखा हुआ हूं। क्या लिखा हुआ है क्लियरली देखते हैं। द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन specify categories of goods of supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid on a reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both, and the all provision of the act shall be applied to such recipient as if he is the person liable for the paying the tax in relation to supply of such services and goods and services और both। सिंपल सा लाइन लिखा हुआ है। एक्ट का लैंग्वेज होता है कि कौन लाइबल बंदा होगा, जो रिसिपेंट है। रिवर्स चार्ज है, बस आपको एक तो सोचना है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में लाइबिलिटी किसके ऊपर है, इम्पोज किसके ऊपर किया गया है, असेसमेंट किसके ऊपर किया जाएगा और कलेक्शन किससे किया जाएगा, ओनली ऑन पर्सन रिसिपेंट से किया जाएगा, सप्लायर के लिए नहीं है। और रिसिपेंट किस केस में? रिवर्स चार्ज के बेसिस में। तो ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर ये लाइन लिखा हुआ है। अब आते हैं हम सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के लिए। तो इस सेक्शन को जो बनाया गया था 4 को, इसको बनाया गया था कि जब आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी परचेज करते हैं, किससे? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो आपके ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी। आप खरीद रहे हैं, टैक्स आप उनको नहीं पे करके, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन है ही नहीं, अनरजिस्टर्ड है, तो आपको रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मैं एबीसी लिमिटेड कंपनी एक रजिस्टर्ड टैक्स पे पर्सन हूं और मैं किसी अनरजिस्टर्ड से खरीद रहा हूं कुछ भी, तो मुझे रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बारे में लिखा गया कहां? सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में। लेकिन जब जीएसटी एक्ट स्टार्ट हुआ कुछ दिनों के बाद, 5-6 महीने के बाद, इस प्रोविजन को बंद कर दिया गया कि ये अप्लीकेबल नहीं है। तो आज के डेट में भी ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। ये बना था अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब आप खरीदते हैं कुछ, उनके लिए। और लास्ट सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जो है कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, उसके ऊपर किस तरह से लेवी एंड कलेक्शन का दायरा फिक्स किया जाएगा उनके बारे में है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ये पर्सन को सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि किस तरह से हम जीएसटी को इम्पोज करेंगे इनके ऊपर और किस तरह से उसका असेसमेंट होगा, किस तरह से उनसे कलेक्शन लिए जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि टोटल कितने सबसेक्शन हैं? 5। फर्स्ट में नॉर्मल सप्लाई के ऊपर है, जहां लिमिट लगा दिया गया कि सीजीएसटी एक्ट जो है
CGST टैक्स जो है CGST वो 20% से ज़्यादा नहीं होगा, और सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को दायरे से बाहर कर दिया गया। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में क्या देखा गया कि जो पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस हैं, इनके ऊपर जब गवर्नमेंट रेकमेंड करेगा, जीएसटी के काउंसिल के रिकमेंडेशन पर जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा तब से जीएसटी अप्लीकेबल होगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 का राय रिवर्स चार्ज है, तो सारा का सारा इम्पोज करना, असेसमेंट करना, कलेक्शन करना, सारी लायबिलिटी किसकी होगी? रिसिपेंट की होगी, जो गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करेगा। और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कुछ भी आप परचेज करते हो तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे, लेकिन इस प्रोविजन को विड्रॉ कर लिया गया, इस प्रोविजन को एग्जम्प्ट कर दिया गया, छूट दिया गया है, अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, तो उसके ऊपर किस तरह से जीएसटी को इम्पोज किया जाए, किस तरह से उसका असेसमेंट किया जाए, किस तरह से कलेक्शन किया जाए, इनके प्रोविजन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में दिए गए हैं। तो कभी भी लेवी एंड कलेक्शन पे एक आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे सकता है, या सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी के बारे में आपको शॉर्ट नोट दे सकता है, तो आप इसी 5 पॉइंट को कंसीडर करेंगे और केवल इसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट पेज में सेक्शन 10 स्टार्ट हो जाता है, कंपोजिशन लेवी। तो सेक्शन 9 में बस इतना ही है, इनको आप एक पेज में पॉइंट बना के सेक्शन वाइज लिख सकते हैं और इसी को आपको एग्जाम में लिखना है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, हम लोग आज सेक्शन 10 CGST एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट के बारे में देखने जा रहे हैं। जो सेक्शन 10 है CGST एक्ट के, ये कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात करती है। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात करती है। होता क्या बिजनेस में कि जो पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है रेगुलर टैक्स पेयर, और एक को गवर्नमेंट कुछ छूट देती है कि आप स्मॉल बिजनेस, आप बोल सकते हो स्मॉल टैक्स पेयर, स्मॉल टैक्स पेयर या जीएसटी पेयर, जो भी बोलो। तो स्मॉल टैक्स पेयर को गवर्नमेंट ने छूट दिया हुआ है कि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ जाओ, आपके कुछ लायबिलिटी कम हो जाएंगे। जैसे इनका मंथली कंप्लायंस होता है रिटर्न फाइल करने का, ऐसे ही आपको उसमें छूट दिया जा सकता है। ये क्या करते हैं, टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, कंपलसरी है इनके लिए टैक्स इनवॉइस बनाना। इनको कहते हैं आप टैक्स मत चार्ज करो कस्टमर से, सामान को सस्ते में बेच दो। तो ऐसे सिचुएशन में जो स्मॉल टैक्स पेयर है वो टैक्स इनवॉइस नहीं बनाकर बिल ऑफ सप्लाई बनाता है, और बिल ऑफ सप्लाई में टैक्स नहीं लगाता है, कस्टमर से चार्ज नहीं करता है, कस्टमर से कलेक्ट नहीं करता है। तो इनका सामान हो जाएगा, मान लो 10,000 का है प्लस जीएसटी 18%, टोटल हो गया 11,800 का। लेकिन जब ये जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, रजिस्टर्ड ये भी है लेकिन ये स्मॉल है, तो इनका सामान कितना में होगा, 10,000 में जाएगा। और जहाँ टैक्स इनवॉइस बनना था वहाँ नहीं बन के बिल ऑफ सप्लाई बनाकर भेजेंगे कौन,
कंपोजिशन डीलर वाले, जो कंपोजिशन स्कीम वाले हैं। तो ऐसे सिचुएशन में देखा गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो स्मॉल छोटे लेवल में बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इनको कुछ फ़ायदा हो जाए। अब क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, या क्या क्राइटेरिया है, क्या कंप्लायंस फुलफिल करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, तो उनको देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनके क्या क्या जो स्मॉल बिजनेस करने वाले हैं क्या क्या यदि एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज में क्या क्या हो जाएगा। इजी है कंप्लायंस का, इजी ऑफ कंप्लायंस, कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लायंस नहीं है, बहुत कम डिटेल्स में आपको जाना है। रिटर्न फाइलिंग जो है वो बहुत ही सिंपल है इनका, सिंप्लीफाइड। वहाँ क्या था, मंथली है, यहाँ मंथली नहीं है, क्वार्टरली है, तो सिंप्लीफाइड क्वार्टरली टैक्स रिटर्न या जीएसटी रिटर्न इनको दिया गया है, जो कि रेगुलर वाले को नहीं दिया जाता है। और क्या बेनिफिट मिलेगा, इनका जो रेट ऑफ टैक्स है वो कम होता है, देखेंगे रेट ऑफ टैक्स जो है वो कम होता है। और इसका जो पेमेंट है, रेट ऑफ टैक्स एक तो लेसर होता है, कम होता है, और पेमेंट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे जाता है। और वहाँ क्या है, आपको रेगुलर वाले को कि मंथली बेसिस पे रिटर्न जाता है, मंथली बेसिस पे टैक्स जाता है। और इनको हम कहते हैं कि हायर लिक्विडिटी एज कंपोजिशन टैक्स पेयर, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा 18% टैक्स का बेनिफिट बचेगा, जिससे वर्किंग कैपिटल जो है आपके पास सेव हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि हमें वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब हो जाता है यदि हम हायर रेट पे चलते रहते हैं। तो इसके बाद इसको टैक्स इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इशू नहीं करेंगे। नो एश्योरेंस ऑफ रेगुलर टैक्स इनवॉइस, रेगुलर टैक्स इनवॉइस देने की ज़रूरत नहीं है। और क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, और इनको एक और फैसिलिटी दे दिया है कि यदि आपका नील रिटर्न है, तो नील रिटर्न है तो आप एसएमएस के थ्रू भी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो। ये फैसिलिटी है और ये एडवांटेज है किसका, एडवांटेज है कंपोजिशन डीलर का, कि आपके कंप्लायंस कम है, क्वार्टरली रिटर्न है, रेट है जो एक तो कम है रेट, और क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट देना है, आपकी लिक्विडिटी अधिक है जिससे वर्किंग कैपिटल आपका हिलेगा नहीं, और टैक्स इनवॉइस निकालने की ज़रूरत, इशू करने की ज़रूरत नहीं है, नील रिटर्न है वो एसएमएस के थ्रू जा सकती है। ये तो हम एडवांटेज की बात किए। अब डिसएडवांटेज में देखते हैं कि एक कंपोजिशन डीलर वाले का क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, उनको टच करते हैं। एडवांटेज देख चुके हैं, अब ड्रॉबैक बोल लो आप, या डिसएडवांटेज क्या क्या है उनको देखने जा रहे हैं। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है उनको देखते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या होता है इनका, कि ये इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट मेक इंटर स्टेट सेल।
मतलब दिल्ली में है तो हम सेल बोलो या सप्लाई बोल लो, ये नहीं कर सकते। इसके कारण क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्स बोल लो, या एक सेल पे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि आपके कोई, आप दिल्ली में हो, नोएडा में कोई सेल करना चाहता है, आप कंपोजिशन वाले हैं, बेच नहीं पाएंगे, तो ये दिक्कत है। और क्या है कि यदि आप, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो गया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं तो कैन नॉट मेक सेल थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब आपको अमेजोन पे सेल करना है या फिर फ्लिपकार्ट पे बेचना है तो एक रेगुलर टैक्सेबल पर्सन बनना पड़ेगा। आप कंपोजिशन में इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। और सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन और भी है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईटीसी, आप नहीं ले सकते हैं। आईटीसी कैन नॉट क्लेम, जो भी आपने परचेज करने पे टैक्स दिया है उसका बेनिफिट सेटलमेंट का नहीं मिल पाएगा। और एक डिसएडवांटेज और भी है, लीगल तरीके से देखते हैं हम इनको, कि आप तोड़ते हैं रूल को, जो प्रोविज़न बने हुए हैं कंपोजिशन स्कीम का, तो वहाँ कुछ वायलेशन करते हैं प्रोविज़न को, तो आपके लिए एक अलग से पैनल बना हुआ है, स्ट्रिक्ट, काफ़ी स्ट्रिक्ट पैनल बना हुआ है, जहाँ आप पे चार्ज लगाया जा सकता है। कब? जब हम प्रोविज़न तोड़ते हैं। प्रोविज़न किसका? कंपोजिशन स्कीम का। उस टाइम में एक लीगल जो क्राइटेरिया है इनको देखा जाता है और क्या क्या इनके नुकसान हैं। जो पेमेंट ऑफ टैक्स का जो पेमेंट है, टैक्स पेमेंट, ये हमारे ओन पॉकेट से, अपने घर से, रेगुलर वाले क्या करते हैं, कस्टमर से कलेक्ट करते हैं फिर पे करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि जो टैक्स का पेमेंट है वो हमें कस्टमर से कुछ नहीं लेना है, 1-2% जो भी रेट है वो हमें ओन पॉकेट से टैक्स का पेमेंट करना है। तो ये इनके डिसएडवांटेज है। किसके? कंपोजिशन स्कीम के। तो कंपोजिशन स्कीम के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है उनको हम देख लिए हैं। अब हम चलते हैं कि कौन ऐसा पर्सन है जो ले सकता है कंपोजिशन स्कीम। तो कौन एलिजिबल है, थर्ड पॉइंट हमारा है कि एलिजिबिलिटी चेक कर लें। एलिजिबल टैक्स पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स पेयर्स फॉर कंपोजिशन स्कीम। कि कौन पर्सन ऐसे हैं जो टैक्सेबल कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 में, मैन्युफैक्चर का, कोई सामान बना रहे हैं मैन्युफैक्चर का, या फिर ट्रेडर का, और ट्रेडर के लिए इनका यदि एग्रीगेट टर्नओवर जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में दिया हुआ है कि एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ से, लेस देन 1.5 करोड़ है, और इसमें 75 लाख का प्रोविज़न है। 75 लाख उनके लिए जो हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाले होते हैं, उनके लिए जो लिखा हुआ है। तो 75 लाख फॉर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है,
नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड हिमाचल प्रदेश, इनके लिए है 75 लाख का प्रोविजन। बाकी के लिए कितना है? 1.5 करोड़ का है। तो मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर के कंडीशन में है कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होगा, एग्रीगेट टर्नओवर, मान लो 5 स्टेट में काम करते हैं तो पांचों स्टेट को मिलाकर एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होगा तो आप ले सकते हो, एलिजिबल हो कंपोजिशन डीलर का। दूसरा है कि यदि आपके पास रेस्टोरेंट बिजनेस है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है आप, तो आप भी कंपोजिशन का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर एक्सेप्ट those serving alcoholic liquor for human consumption। जो लोग रेस्टोरेंट वाले बहुत सारे फैसिलिटी देते हैं कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे अल्कोहलिक लिकर का, जिसको ह्यूमन कंज्यूम के लिए, उनको छोड़कर बाकी जो रेस्टोरेंट बिजनेस हैं वो भी कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। और एक और है सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चर दोनों के लिए लिमिट अलग है। तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए एग्रीगेट टर्नओवर जो है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में लिखा हुआ है, यहाँ पे 1.5 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कितना 50 लाख, 50 लाख की बात कहा गया। तो 50 लाख से कम है सर्विस प्रोवाइडर का, तो वो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए। तो यदि कोई आपसे बोल दे कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है, तो मैन्युफैक्चर ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर एक्सेप्ट दो सर्विंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ CGST एक्ट लेस देन 50 लाख, तो ये पर्सन एलिजिबल है किसके लिए? कंपोजिशन स्कीम बनने के लिए। और इससे भी अच्छा क्वेश्चन होता है जो ऑब्जेक्टिव में बहुत देखा जाता है कि कौन ऐसा पर्सन है जो नहीं ले सकता है, एलिजिबल है ही नहीं, तो इन एलिजिबल टैक्स पेयर फॉर कंपोजिशन स्कीम, कि कौन ऐसे पर्सन है जो इन एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए। तो यहाँ पे 5-6 लिस्ट हैं, उनको आप ढंग से देखेंगे तो इजीली तैयार हो जाएगा। जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ क्या आइसक्रीम, जो आइसक्रीम वाले हैं, लिस्ट दे दिया है गवर्नमेंट ने कि ये पान मसाला एंड टबैको प्रोडक्ट जो होते हैं, इनके यदि मैन्युफैक्चर हैं तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आते हैं। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, वो नहीं आ सकते हैं। इंटर स्टेट जो सप्लाई करते हैं वो कंपोजिशन में नहीं आ सकते। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपका एक बिजनेस दिल्ली में है और एक बिजनेस नोएडा में है, दोनों आप ही का है और आप ही के पैन के अंदर रजिस्टर्ड है। एक GST नंबर आपका दिल्ली का है, एक GST नंबर आपका यूपी का है, GST नंबर 1 एंड GST नंबर 2,
और आप ये दिखा रहे हो कि मैं स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, दूसरे को दे रहा है, तो जीएसटी में इसको सेल ही माना जाता है, तो आप स्टॉक ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हो, तो वो भी कवर हो जाएगा कहाँ, इंटर स्टेट सप्लाई में। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इंटर स्टेट सप्लाई से बाहर है। इसके बाद और कौन नहीं कर सकता है, तो बिजनेस इंगेज इन इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। उसके बाद इंगेज, एक तो हो गया मैन्युफैक्चर, पान मसाला, आइसक्रीम, टबैको प्रोडक्ट। दूसरा हो गया इंटर स्टेट सप्लाई जो कर रहा है वो नहीं कर सकता है। तीसरा हम लोग देखते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कि जो पर्सन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में रजिस्टर्ड है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए, टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्टर्ड है, वो नहीं कर सकता है यूज़। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो कंपोजिशन में नहीं आ सकता। ऐसे ही और कौन नहीं आ सकता, कंपोजिशन में और क्या नहीं हो सकता, तो नॉन रेसिडेंट भी इसी के साथ भी जोड़ सकते हो आप, नॉन रेसिडेंट है तो कंपोजिशन में नहीं आ सकता। तो ये लोग ऐसे हैं जो कंपोजिशन के अंदर कवर्ड नहीं किए जाएंगे। मेनली यही देखना है आपको, और कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कंपोजिशन में ले सकता है, कौन ऐसे लोग हैं कंपोजिशन में नहीं ले सकता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट्स बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर आ जाता है कि जो कंपोजिशन का जो रेट होगा वो क्या होगा। तो रेट मैन्युफैक्चर के केस में कितना होगा, और सर्विस प्रोवाइडर रेस्टोरेंट बिजनेस में कितना होगा, और यदि ट्रेडर है तो कितना होगा। तो आप मैन्युफैक्चर ट्रेडर को एक साथ भी रख सकते हो। यहाँ दो ही रेट है, या तो 1% है या फिर 5% है। तो जिनका 1% है तो यहाँ आईजीएसटी होगा नहीं, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो जो भी सप्लाई होगा वो इंट्रा स्टेट होगा, और इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है, ये दोनों लगते हैं। तो यदि आधा आधा कर दें तो 1 का आधा कितना होगा, 0.5% प्लस 0.5%। और ऐसे ही यदि रेस्टोरेंट बिजनेस है तो 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी, यही दोनों टैक्स लगेगा। तो हम लोग ये देख लिए कि टैक्स का रेट हमारे पास क्या हो सकता है कंपोजिशन डीलर के लिए। तो ये 1% और 5% ये अपने घर से पे करता है कंपोजिशन डीलर वाले। मान लो टोटल सेल हो गया 3 लाख का, और हमने टैक्स कलेक्ट नहीं किया कस्टमर से, तो 3 लाख का यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो 3 लाख का 1% 3,000 रुपये आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी है, जो कि क्वार्टरली बेस पे जमा कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा और अपने पॉकेट से दिया जाएगा। और जो आपने परचेज किया था उसके ऊपर जो टैक्स दिया है आपने, जिनको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, एक कंपोजिशन डीलर वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थे जिसको हमने बारीकी से देखा कि टैक्स रेट क्या होगा, कौन क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसके बाद कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, टैक्स रेट क्या है। ये शॉर्ट नोट आएगा आपके पास कंपोजिशन डीलर के लिए कि कंपोजिशन डीलर कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। तो अभी जो बताया गया आपको, ये एक समरी वे में बताया गया सेक्शन 10 को। तो इसको हम किस तरह से क्या क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या आंसर होगा, ये हम आपको प्रैक्टिस नोट में समझाएंगे कि इसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं और क्या क्या आंसर है। एक बार हम लास्टली रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में स्टार्टिंग से, कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है 2 टाइप का होता है। एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ थोड़ा हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, रेड कलर ले रहे हैं।
एक रेगुलर होता है और दूसरा स्मॉल टैक्स पेयर के लिए होता है। सेक्शन क्या है? सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट है। जो रेगुलर होता है वो टैक्स इनवॉइस इशू करता है, जो स्मॉल कंपोजिशन वाले होते हैं, जो स्कीम अवेल करते हैं, उसको हम कंपोजिशन डीलर वाले कहेंगे। और ये बिल ऑफ सप्लाई देता है कस्टमर को, कस्टमर से ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। इनके क्या क्या एडवांटेज हैं? कंप्लायंस जो है वो इजी है, कम है। रेट ऑफ टैक्स जो है वो कम है, लेसर है, और क्वार्टरली बेसिस पे आपको जमा करना है। हायर लिक्विडिटी है, टैक्स का अमाउंट नहीं पे करना पड़ा, जिसके कारण आपके वर्किंग कैपिटल ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे। और इशू नहीं कर सकते हम रेगुलर टैक्स इनवॉइस। नील रेट होगा तो हम SMS की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनका डिसएडवांटेज क्या है कि हम इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन है सेल पे। उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर, आजकल अमेजोन फ्लिपकार्ट बहुत चल रहे हैं, वहाँ पे हम सेल नहीं कर सकते हैं। और ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। यदि कोई कंपोजिशन स्कीम के प्रोविज़न को डिस्टर्ब करता है, फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, तो इसके लिए लीगल चीज़ बहुत ही रिस्ट्रिक्ट पैनल बने हुए हैं कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड। एंड टैक्स पेमेंट जो है वो हमारे अपने घर से करना है। जैसे 3 लाख का आपने टोटल सेल किया तो 3 लाख का 1% 3,000 रुपये टैक्स लायबिलिटी जो बना वो किसी से लेके नहीं देना है, हमारे अपने घर से देना है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। कौन हो सकता है एलिजिबल, कौन है कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए? तो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले और हिमाचल प्रदेश वाले के लिए ये 75 लाख का टर्नओवर का रिस्ट्रिक्शन है। तो यह एक क्वेश्चन भी आता है कि एक पैन नंबर के अंदर हरियाणा, दिल्ली, यूपी तीनों जगह मान लो 30-30 लाख का टर्नओवर है, तो तीनों का एग्रीगेट कितना हो गया? 90 लाख हो गया। तो क्या ये 3 GST होने के बाद भी, GST 1, GST 2, GST 3 होने के बाद भी, क्या ये कंपोजिशन अवेल कर सकता है? कर सकता है, लेकिन अपने पास स्टॉक ट्रांसफर नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन है। इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होना चाहिए। जो GST दिल्ली का है उससे केवल दिल्ली में ही सेल होगा, जो GST हरियाणा का है उससे केवल हरियाणा में ही सेल होगा, और जो GST यूपी का है उससे केवल सेल यूपी में ही होगा। ये क्वेश्चन हमारा 1 बनता है। क्वेश्चन 2 बनता है इसी के साथ कि एक पर्सन का टर्नओवर 30 लाख है दिल्ली का, और दूसरा है 30 लाख है यूपी का, लेकिन ये यूपी के अंदर कंपोजिशन नहीं लेना चाहता है, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है, और चाहता है दिल्ली में हम कंपोजिशन स्कीम के साथ जाएं। तो क्या कर सकता है ऐसा? तो नहीं कर सकता है। यदि कोई टैक्स पेयर है तो आपको दोनों ही स्टेट में या तो रेगुलर में जाना है या फिर कंपोजिशन में जाना है। ऐसा हम ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते एक पैन के अंदर में कि एक जगह आप कंपोजिशन अवेल कर रहे हैं और दूसरे स्टेट में आप रेगुलर में जा रहे हैं। तो इस तरह का एक्टिविटी हम नहीं कर सकते हैं। तो रेस्टोरेंट सर्विसेज है, एक्सेप्ट दो सर्विंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उनको छोड़कर कोई है तो हम उसको भी कंपोजिशन ले सकता है वो। और सर्विस प्रोवाइडर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से कम है वो आ सकता है, एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए। कौन एलिजिबल नहीं है? तो मैन्युफैक्चर है आइसक्रीम, पान मसाला और टबैको प्रोडक्ट का, जो इंटर स्टेट सेल करता है उसको नहीं है, कंपोजिशन कैजुअल टैक्सेबल को नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं है। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है कि आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। और इसके बाद देखें कि एक कंपोजिशन स्कीम का रेट क्या होगा। रेट मैन्युफैक्चरर है या फिर रिटेलर है, इनके लिए जो रेट है 1% का है, और इंटर स्टेट सेल नहीं होगा, मतलब IGST हम नहीं लगा सकते
केवल इंट्रा स्टेट सेल होगा तो जहां CGST और SGST लगाया जाता है तो 1% में 0.5% CGST एंड 0.5% SGST फॉर मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। लेकिन कोई रेस्टोरेंट बिजनेस है, यदि रेस्टोरेंट बिजनेस है तो 5% में 2.5% CGST एंड 2.5% SGST। यदि यही चंडीगढ़ में होगा तो CGST कितना 2.5% एंड UTGST 2.5%। उसको हम स्टेट नहीं बोल के क्या बोलेंगे, UT यूनियन टेरिटरी बोलेंगे, वहां पे 5%। टोटल कितना रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए 5% का टैक्स लगेगा। तो आज हम लोग देख रहे थे एक सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट कि किस तरह से सेक्शन 10 वर्क कर रही है। हेलो फ्रेंड, सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट की। ये सेक्शन 11 है CGST एक्ट की। यहाँ क्या है, पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ग्रांट कर सकता है, एग्जम्प्ट कर सकता है। अब देखो क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं उनके बाद में, और ज़्यादा नहीं है। सबसेक्शन 1 नीचे आप आ जाओ देख लो, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, 3 सबसेक्शन है और ये कंप्लीट है। उसके बाद सेक्शन 12 आ जाता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक क्या क्या एग्जम्पशन के अंदर हो सकता है। तो गवर्नमेंट कोई काम खुद नहीं करती है, जो गवर्नमेंट है करेगी तो फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा, वही नोटिफाई करवाएगी। लेकिन GST पे रूल बनाने के लिए GST काउंसिल का निर्माण किया गया है। और इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको कि GST काउंसिल होता कौन है, जिनका चेयर करती हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो GST काउंसिल में कोई डिसीजन आते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट रूल बना के नोटिफिकेशन निकालती हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। क्या क्या कर सकती है कि मान लो कोई आइटम है, कोई गुड्स एंड सर्विस है जिनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस की बात कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मतलब कोई भी गुड्स और सर्विस को वो एग्जम्प्ट कर सकती है। या दूसरा क्या कर सकती है कि पहले से रेट चल रहा था 18% और उसको हमने कम कर दिया, 5% कर दिया। ये भी पावर है। एक तो बिल्कुल एग्जम्प्ट कर सकती है, और या फिर 18% को हम 5% कर सकते हैं, या तीसरा हम क्या कर सकते हैं, 18% था इसको बिल्कुल नील कर दिया जी, बिल्कुल एग्जम्प्ट कर दिया जी। मतलब पार्टली एग्जम्पशन भी दे सकते हैं और फुल्ली एग्जम्पशन भी दे सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, GST काउंसिल के ऊपर। काउंसिल क्या डिसाइड कर रही है कि कौन से गुड्स और कौन से सर्विसेज को एग्जम्प्ट रखना है, कौन से गुड्स एंड कौन से सर्विसेज के ऊपर टैक्स रेट को बिल्कुल नील करना है, एग्जम्प्ट करना है, और कौन से गुड्स कौन से सर्विसेज के ऊपर रेट को चेंज करना है। ये सब डिसीजन हमेशा GST काउंसिल मीटिंग के अंदर होगा। और यही चीज़ को लिखा गया है कि इनके पास पावर है। क्या पावर है, पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन। आप लाइन भी वही करता है कि वेदर गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। एक वर्ड ये बार बार ऐड कर देते हैं कि ये जो काम एग्जम्पशन हम दे रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए दे रहे हैं। और हमेशा लाइन होगा रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, कि काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद वो नोटिफाई द्वारा एग्जम्प्ट करेंगे। तो इस तरह का लाइन होगा। और ये जो लाइन है वो किसका लाइन है, एक्ट का लाइन है। ये कौन सा एक्ट है, CGST एक्ट है, अपडेटेड एक्ट है, जिसके अंदर इस तरह का लाइन मेंशन किया गया है। और यही चीज़ आप सेकेंड
पार्ट देखेंगे तो वहां भी सेम लाइन होगा, वेयर गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू इट मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय स्पेशल ऑर्डर। कभी कभी स्पेशल ऑर्डर के थ्रू भी इनको हम कर सकते हैं और एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स इज लेवेबल। मतलब 18% चल रहा था, अब हम इसको एग्जेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो इस तरह का भी प्रोविजन सेकेंड में। थर्ड में क्या कहा गया? थर्ड में बोला गया कि द गवर्नमेंट में इफ इट कंसिडर्ड नेसेसरी और expedient so do for the purpose of clarifying the scope or applicability of any notification issued under subsection 1 or subsection 2 insert an explanation in such notification or order as case may be by notify at any time within 1 year issue of notification। बस ये ध्यान रखना है, टाइम लिमिट दिया गया है 1 साल का, कि 1 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी कि क्या करना है नहीं करना है, कितना करना है। तो इनका टाइम लिमिट दिया गया है और यही 3 प्रोविजन है, सबसेक्शंस हैं एग्जम्पशन के ऊपर। तो जनरली आप क्या याद रखेंगे? यही जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो टैक्सेबल कोई वैल्यू है तो उसको एग्जम्प्ट कर सकती है, डेट को चेंज कर सकती है, नील कर सकती है, और टाइम लिमिट कोई नोटिफिकेशन निकल गया है तो 1 साल के अंदर में चेंजेज हो सकता है, किया जा सकता है। इस तरह का प्रोविज़न लिखा गया है किसमें? सेक्शन 11 में। और सेक्शन 11 क्या है? पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन। ये पावर है गवर्नमेंट के पास कि इस तरह का नोटिफिकेशन वो डाल सकती है।